बीटीएडी का इलाका कोकराझार से आप कोकराझार की आप नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ पर अभी भी जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं वो अभी भी दंगों राहत शिविर में रह रहे हैं सर। इसके लिए क्या योजना सरकार के पास है और क्या अगर आपकी पार्टी कल सत्ता में आ जाती है क्या उसकी क्या कर पाए? से जो ये हुआ था, मैं एमपी बनने से पहले बहुत सारा लोग मारा गया, बेघर हो गया, अपना घर बड़े उजर हो गया, उसको राहत देना था, उसको सेटल करना था। अभी भी बहुत सारा लोग अभी अपना एरिया में जा नहीं पा क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। और एनआरसी का हम बात बोलते हैं, एनआरसी में अभी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन दिक्कत ऐसा है एनआरसी में जहाँ अभी एनआरसी का एक्सक्लूडेड लगभग 19 लाख लोग हैं, वो अभी उसका आधार कार्ड नहीं बना है। मैंने पार्लियामेंट में बोला है अगर ये एक्चुअली वो बांग्लादेशी है तो उसको ऐसे भागना चाहिए। अगर ये सिटीजन है उसको एक सिटीजन के तरह जो सुযোগ सुविधा मिला। एनआरसी ये जो कॉमन सिविल कोड है इसे आदिवासी समाज क्या एक्सेप्ट कर पाएगा? मुस्लिम की तो रख दीजिए, छोड़िए। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं है आप 40% को खुश करो या 20% खुश करो, बाकी रेस्ट ऑफ 80% को आप नाराज करो, ये नहीं है। कि जेलों में जो सबसे ज़्यादा बंद हैं उसमें 3 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा हैं, मुसलमान हैं उसमें, आदिवासी हैं और एससी हैं। क्यों है ऐसा? और यही तीनों लोग आपस में लड़ते भी हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की तैयार करने के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल करती है बीजेपी या हिंदुत्ववादी ताकतें, उसमें मोस्टली एससी और एसटी के लोग होते हैं और यही तीनों लोग पुलिस के प्रशासन के भी शिकार होते हैं। असम को लेकर जो पिछले दिनों लगातार खबरें आती रही हैं असम के मुख्यमंत्री के मार्फत से, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिस तरह की खबरें आई हैं, पहले त्रिपुरा जला, उसके बाद में मणिपुर जला, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ ही जो माइनॉरिटीज है वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन जिसकी सबसे बड़ी संख्या है, वहाँ पे 34% वहाँ पे आबादी है, उसके इश्यूज पे बात करेंगे। और आदिवासी और मुस्लिमों के बीच में जो दूरियां हैं वो किस तरह से कम की जा सकती हैं उस सब पे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे सर, असम में जब से हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से लगातार उनका निशाना होता है मुसलमान। बुलडोजर की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और वो दूसरे राज्यों में जाकर कहते हैं कि मैंने तो 300 मदरसे बंद की, 600 मदरसे बंद किए हैं, 300 और करने हैं। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? पहला है, असम में कभी ऐसा पहले नहीं था। लोगों के बीच में थोड़ा सोशल या कुछ दौर पे थोड़ा डिफरेंसेस था, लेकिन उसको उजागर नहीं हुआ था। और स्पेशली जो हमारा अपर असम का लोग है वो मुस्लिम को समझते हैं चला ये वाला फॉरेनर है, स्पेशली जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है। लेकिन हमारा लोअर असम का पार्ट क्या था, कभी किसी दिन नवाब के हाथ में था, कभी किसी दिन हमारा कोच और कसारी राजा के पास था, कभी किसी ने आहम के पास था। तो ये असम का लोअर असम का जो पार्ट है अनडिवाइडेड गोलपारा स्पेशली, तो ये वाला ऐसा मिला जुला था। तो इसलिए ब्रिटिश का टाइम में भी बहुत सारा माइग्रेशन वहाँ से हुआ था, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए, ये के लिए। तो ऐसा एक सिचुएशन है। तो ये थोड़ा गलत फहमी है। ये जो सिचुएशन है उसको फायदा उठाया है। आप देखिए, मैंने सबको बोला है, जहाँ गुजरात में 10% है, यूपी में 20% है, यहाँ अगर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स होता है तो असम में जब 34% मुस्लिम है वो होगा ही होगा। और उन्होंने एक बेस्ट तरीका निकला है, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम लगा दिया तो आप कुछ काम करने का भी जरूरत नहीं है। आपका परफॉर्मेंस आप क्या क्या वो बाद में आएगा, पहला ये आएगा। तो मुझे लगा सोशली जो ये डिफरेंसेस है थोड़ा उसको वो फायदा उठाया है, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें होता है जो छोटा उसको बड़ा करता है। तो मुझे लगता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अभी लोग चाहते हैं रोजगार चाहते हैं या मतलब कम से कम कुछ काम होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, या कम से कम आज का जो ये महंगाई है उसको कम होना चाहिए, कमाई बढ़ाना चाहिए। इस चीज़ों में अगर ये रहेगा, और स्पेशली असम का लोग चाहते हैं अपना सेफगार्ड चाहते हैं। सर एक तस्वीर आपने देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई थी, वो एक पुलिस के साथ में एक फोटोग्राफर था, वो एक शख्स के ऊपर कूदता है, बार बार कूदता है और उसके पुलिस गोली मारती है उस शख्स को, और घायल अवस्था में वो शख्स होता है और वो उस पर कूद कूद कर उसकी जान लेता है। सर एक असमी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते और एक लोकसभा में असम का प्रतिनिधित्व होने के नाते सर कैसा देखते हैं इस चीज़ को, ये जो मानवता लगातार कम होती जा रही है? ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, ये ठीक नहीं, सही नहीं, वो हम एक बात में बोलते हैं। लेकिन आप अगर असम का बैकग्राउंड देखिए, ड्यूरिंग द असम मूवमेंट उसी टाइम ऐसा बहुत सारा हंसता हुआ था,
तो वहाँ का गुरुकुटी का उस जगह का जयनाथ शर्मा वाला मिनिस्टर था, उसका भाई भी मारा गया, 6-7 लोगों को मार दिया गया। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, तेजपुर में भी हुआ था। तो ऐसा कर बहुत सारे इंसिडेंट, लोगों के बीच में थोड़ा ये बदलाव का भावना पहले से था। लेकिन जब ये भावना को विश्व सिंह ने एक ये प्लानिंग करके ये बना दिया, तो भी लोगों को लगा है ये सही है। मुझे लगता है वो लोग जब टाइम आएगा वो लोग भी सोचेगा ये सही नहीं है। जो कोई मुस्लिम लोगों ने कर दिया वो भी गलत है, और दूसरा लोगों ने कर दिया वो भी गलत है। वो लेकिन मुझे लगता है ये जो चीज़ है, चाहे उसको एविक्शन हो या दूसरा मदरसा तोड़ना हो, ये चीज़ अगर किसी ने इलीगली कोई लेने का उपाय किया है, किसी ने इलीगली कोई मदरसा बनाया है, उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए। जो आइन बोलता है ये बोलता है। आप देखिए, नहीं, मेरा सवाल मदरसे पर नहीं था, मेरा सवाल वो था सर कि वो एक शख्स नहीं, उसके अंदर वो नफरत इतनी भर दी गई कि वो इंसान को हाँ, मैंने बोला ना, उसी जो ये इविक्शन के टाइम में ये हादसा हुआ था, और इसका वजह से पहले से भी थोड़ा ग्राउंड था, इसके लिए हुआ था। तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए था। आप चूंकि सर एक ऐसे इलाके से आए हैं जो काफी लंबे समय तक हिंसा में जलता रहा है, बीटीएडी का इलाका कोकराझार से, आप कोकराझार की आप नुमाइंदगी करते हैं, वहां पर अभी भी जो हिंसा से पीड़ित लोग हैं वो अभी भी दंगों राहत शिविर में रह रहे हैं। सर, इसके लिए क्या योजना सरकार के पास है, और क्या अगर आपकी पार्टी कल सत्ता में आ जाती है, क्या उसके लिए क्या कर पाएंगे आप? अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा बात बोलता हूँ। बाबा साहब ने बोला है ये बहुत बढ़िया संविधान बना दिया है, लेकिन वो जिसके हाथ में होगा उसके नज़रिए से चलेगा। तो हमारा इधर भी हम बोला है, अगर हम कभी किसी दिन हमारा गवर्नमेंट आ जाएगा तो ये सेटलमेंट के लिए, या बहुत सारा लोग, अभी देखिए आदिवासी जो संताल और मुंडा वाला जो 86, 87 में 96, 98 में जो दंगा हुआ था, उसको उसी टाइम से 10,000 रुपया दिया था। जो एक घर उजड़ गया, लोग मर गया, 10,000 तक रुपया काफ़ी है। लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर ने, वो चीफ मिनिस्टर बनते ही एक स्टेटमेंट दिया था। हमारा श्रीरामपुर जो गेट है, हमारा जो इंडिया और असम का गेट है नॉर्थ ईस्ट का, वही से लगभग 63,000 करोड़ का कैटल स्मगलिंग हुआ बोला था। मतलब स्मगलिंग करके पैसा वैसा उनके पास आता था। लेकिन अगर हम 100 रुपया भी उसमें एक गाड़ी पे हम पैसा लगा देता, मुझे लगता था हजारों करोड़ होता। ये पैसा से आप उसको कर सकते हैं, सेस लगा सकते था। तो ऐसा सिचुएशन है। मुझे इसलिए बोला है कि अभी हम बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका नज़रिया थोड़ा अलग है। वर्षों से जो ये हुआ था, मैं एमपी बनने से पहले बहुत सारा लोग मारा गया, बेघर हो गया, अपना घर भरे उजड़ हो गया, उसको राहत देना था, उसको सेटल करना था। अभी भी बहुत सारा लोग अभी अपना एरिया में जा नहीं पाते क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे लगता है इसके लिए हम आने वाले दिन में थोड़ा पॉलिटिकल अगर सैंक्शन होगा तो मेरा यही है, इसलिए क्योंकि मैंने भी सोचा था एक बार एमपी बन गया तो फिर हमारा जो ड्यूटी वो करेगा, लेकिन नेक्स्ट बार जो बन गया हमको समझ में आया है आज के डेट में पॉलिटिक्स ही एक ऐसा चीज़ है जो बार्गेनिंग कर सकते हैं। अगर पॉलिटिक्स आपके हाथ में है, सत्ता हाथ में है, आप जो सोचते हैं कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी गण सुरक्षा पार्टी जो पार्टी है वो हमने बनाया है और सारा भारतवर्ष में ये पार्टी फैलाया है। मुझे लगता है आने वाले दिन में कम से कम मेरे साथ पहले मैं एक अकेला नहीं हूँ, 20, 25 या 50 भी हो सकता है। कोई स्टेट में हमारा किसी के साथ गवर्नमेंट बन भी सकता है, अकेले भी बन सकता है। ऐसा हम सोचते हैं। पॉलिटिक्स पर आएंगे सर, पहले आएंगे पॉलिटिक्स, पहले समाज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एनआरसी को लेकर काफी विवाद रहा है असम से। एनआरसी तो असम में हो गया और सीए काफी बना गया। सीए तो बने हुए भी 4 साल के लगभग हो गया, समय होने को जा रहा है, सीए लागू नहीं हुआ। क्या वजह है आखिरकार? डबल इंजन की सरकार भी है राज्य में, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, कौन रोक रहा है सीए करने से? ये तोरवाल का 2 धार है। ये भी करेगा तो भी आपको काटेगा, ये करेगा ये भी काटेगा। मैं आपको आज एक स्टेटमेंट देता हूँ। मुझे लगता है असम में या नॉर्थ ईस्ट में काल लागू सिटीजन अमेंडमेंट लागू होने वाला नहीं है। क्या वजह मानते हैं सर? क्या बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जितना इंडिजिनस लोग है उसका एक ही मांग है, जो उनको अपना कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए, अपना पॉलिटिकल सेफगार्ड चाहिए, अपना इकोनॉमिक सेफगार्ड चाहिए। ये का टोटली इसका अगेंस्ट में है। अगर ये लागू कर दिया वो मतलब हो गया, ठीक है, लेकिन रूल बनाने हैं। अगर ये लागू हो जाएगा तो बीजेपी एक रात में वहां से सफाई हो जाएगा। तो ये इतना शोर क्यों मचाया गया बीजेपी को? इतना ज्यादा शोर मचाया गया, हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, असम में भी हिंसा हुई, 3 लोग असम में मारे गए शुरुआत में ही। मैं जस्ट एक आपको स्टेटमेंट देता हूँ।
मैं जब बांग्लादेश में गया था तो वहाँ का स्पीकर को हमको मिला था, तो उन्होंने बोला है भाई हमारा बांग्लादेश सत्ता कंट्री है, अगर 50 लाख लोग यहाँ आएगा असम से, इंडिया से, तो हमारा क्या होगा। तो देखिए बांग्लादेश का स्पीकर को भी ऐसा सोच में था शायद उसमें 50 लाख लोग जाएगा एनआरसी एक्सक्लूडेड एनआरसी का। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये नहीं है, ये जस्ट पॉलिटिक्स के लिए। और मैंने पार्लियामेंट में बोला भी है, उधर का जो हिंदू बंगाल लोग उसको भी हम पूछा था जे भाई लोग आप क्या असम या इंडिया जाने वाला रहे। वो बोला है दादा हम यहाँ खुश है, यहाँ हमारा फॉरेनर से कारोबार होता है, हम अच्छा है, हमारा उसके कंडीशन बहुत अच्छा है, यहाँ हमको सिर्फ सुरक्षा चाहिए। इंडिया हमको एक गारंटी दीजिए बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर या माइनॉरिटी के ऊपर प्रचार या जो जुल्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये समझ के मैंने बोला था अगर का आप लोग पास करना है, लागू करना है, आप लोग देखिए जो इसमें किसको मुनाफा है। हमारा लोग पुलिस के लिए इतना लड़ाई झगड़ा कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में हमारा 5 लड़का शहीद हो गया। लेकिन अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया। इसके अलावा देश भर में जो प्रदर्शन हुए वो अलग है एनआरसी सीएए के विरोध में। और एनआरसी का हम बात बोलते हैं, एनआरसी में अभी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन दिक्कत ऐसा है एनआरसी में जहाँ अभी एनआरसी का एक्सक्लूडेड लगभग 19 लाख लोग हैं, वो अभी उसका आधार कार्ड नहीं बना है। मैंने पार्लियामेंट में बोला है अगर ये एक्चुअली वो बांग्लादेशी है तो उसको ऐसे भागना चाहिए। अगर ये सिटीजन है उसको एक सिटीजन के तरह जो सुযোগ सुविधा मिला। एनआरसी का मतलब क्या है, अगर आधार नहीं होगा आप बता ली इसमें काल भी नाम कर सकते हैं, अगर वोट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियन वालों को पता है जो आपके पास वोट तो भी आपके पास जाएगा। दूसरा बात है हाँ रेशन कार्ड हो ये हो सब कुछ नहीं मिलता है, तो बहुत दिक्कत में है लोग। एक चीज और सर, आपके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो लगातार बयान देते हैं। एक उनका बयान है कॉमन सिविल कोड को लेकर के, कॉमन सिविल कोड वो लागू करना चाहते हैं। बीजेपी के एक दूसरे मुख्यमंत्री का भी यही बयान है, उनका भी यही बयान है। अक्सर जो वो कहते हैं वही दूसरे मुख्यमंत्रियों की राय बन जाती है और वो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी ये कहना शुरू कर देते हैं। ये जो कॉमन सिविल कोड है इसे आदिवासी समाज क्या एक्सेप्ट कर पाएगा? मुस्लिम के तो रख दीजिए, छोड़िए, आदिवासी का आप बताइए। देखिए हम अभी आदिवासी के जितना इश्यूज पे है उसमें हम कॉमन मिनिमम एजेंडा लेके हम आदिवासी को इकट्ठा करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में जो भी पॉलिसी बनेगा देश में एक आदिवासी का अहम रोल होना चाहिए, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होगा भी है, जितना स्टेक होल्डर है, चाहे आदिवासी हो चाहे माइनॉरिटी चाहे जो भी हो, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, डेमोक्रेसी का खूबी कब है जब अगर डेमोक्रेसी में सब लोग सेटिस्फाई है। डेमोक्रेसी मतलब ये नहीं आप 40% को खुश करो या 20% खुश करो, बाकी रेस्ट ऑफ 80% को आप नाराज करो, ये नहीं है। तो मैं आदिवासी के बारे में आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आदिवासी का अभी कुछ नहीं है। आप विरोध करेंगे कॉमन सिविल कोड का या आप इसके समर्थन में हैं? देखिए हम अभी इसमें एक सहमति बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम आपस में आदिवासी के अंदर जो भी हो ऐसा कॉमन सिविल कोड हो, अपना उनका रिलीजन हो, सब कुछ के लिए हम एक सहमति बनाने जा रहे हैं, सबको जोड़ने जा रहे हैं। इवन इसमें चाहे बीजेपी भी हो चाहे कांग्रेस जहाँ भी हो, हम आदिवासी का अपना आदिवासी नजरिए से मतलब आदिवासी सबको चाहते हैं। एक चीज और देखी गई है सर, आदिवासियों से लड़ाने के लिए ही आदिवासी तैयार किए जा रहे हैं। वो आदिवासी मुस्लिम से लड़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वही आदिवासी क्रिश्चियन से लड़ाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में देखा जहाँ पे आदिवासी हैं, झारखंड में भी यही स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट में भी यही स्थिति है। ये क्या है सर ये जो चल रहा है? क्यों आदिवासी हिंदुत्ववादी ताकतों के चंगुल में आ जा रहे हैं, क्यों उनके ट्रैप में फंस जा रहे हैं? देखिए अभी आदिवासी क्या है, वो आज़ादी से पहले भी लड़ा था, आज़ादी के टाइम भी लड़ा था, अभी भी लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, दूसरों से लड़ रहे हैं। इसलिए आदिवासी में 4 बात हम बोलता हूँ। पहला है वो डिवाइडेड है, कहाँ पे? पार्टी में है डिवाइडेड है, वो कहाँ पे डिवाइडेड है? अपने धर्मों पे डिवाइडेड, अपने जाति पे, और आदिवासी नॉन आदिवासी में डिवाइडेड है। ये सारा चीज़ों को लेके हम एक होमवर्क कर रहे हैं ताकि सारा आदिवासी ये सब भूल के आपस में ना लड़े और दूसरों से ना लड़े। ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, अगर किसी ने पॉलिटिक्स के लिए लड़ाने चाह रहे हैं तो इसको हम कैसे बंद करेंगे, इसके लिए हम सोचा चल रहे हैं और हम दौरा भी चल रहे हैं। और ये पार्टी भी फाउंडेशन में हम आदिवासी में ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में आप देखिएगा एक आदिवासी संगठित समाज रहेगा और ये किसी के साथ कहीं के साथ लड़ेगा नहीं, अपने मकसद के लिए वो लड़ेगा। सर एनसीआरबी का डेटा है कि जेलों में जो सबसे ज़्यादा बंद हैं उसमें 3 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा हैं, मुसलमान हैं, उसमें आदिवासी हैं और एससी हैं।
क्यों है ऐसा? और यही तीनों लोग आपस में लड़ते भी हैं। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की तैयार करने के लिए जिन लोगों को इस्तेमाल करती है बीजेपी या हिंदुत्ववादी ताकतें, उसमें मोस्टली SC और ST के लोग होते हैं, और यही तीनों लोग पुलिस के प्रशासन के भी शिकार होते हैं। मैं 2 दिन पहले हमारा फुजल आईवी साहब है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, उनके पास गया था। वहाँ एक बंदा उसके मैटर आया था, उसका 14 साल जेल हुआ था, लेकिन वो 32 साल अभी जेल में है। उसका अपना एक कलीग कैदी ने आके बोला है, भाई हमारा एक बंदा ऐसा ऐसा है, ऐसा सस्पेंड हुआ था। तो आप देखिए जितना केसेस है उसका कन्विक्शन कितना है। बहुत सारा आदिवासी लोग या दूसरा ऐसा कमजोर लोग हैं, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटी, चाहे SC हो, वो लोग जेल में इसलिए बने हैं क्योंकि मैं भी जेल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें देखा है उसको मदद करना कोई नहीं है, जमीन के लिए कुछ, लॉयर का सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। और गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं करते, उसको फर्क नहीं पड़ता है कौन जेल में है कौन नहीं है। और हम अभी पूरा डाटा, हम एक्चुअल डाटा क्या है अंदाज से हम निकल रहे हैं, जो कहा कितना ऐसा लोग कमजोर लोग हैं। और आने वाले दिन में हमारा कोशिश है, क्योंकि हम MP सेकेंडरी है, हमें सोशल एक्टिविस्ट है, लोगों को सेवा करना है, लोगों को मदद करना है। तो हमारा भी तैयारी है, ऐसा ऐसा कुछ जो जेल में है उसको हम कैसे वहाँ से निकलेंगे, उसका जस्टिस देंगे, वो हमारा तैयारी है। और मुझे लगता है अगर हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, हमारा मदद करने का लोग बढ़ेगा, तो ये ज़रूर ये होगा। और जो एक्चुअली रूलिंग क्लास है उसमें तो कौन है आपको पता है, वो लोग का ही है, इसमें उसको ध्यान नहीं है, उसमें कैसे आपको रिसोर्स अपने हाथ में लेगा। आप देखिए बहुत सारे लोग अदानी के बारे में बोलते हैं। सर चलते हैं हम उसके मणिपुर की तरफ चलते हैं। मणिपुर में लंबे समय तक हिंसा रही, कई दिन तक लगातार मणिपुर जलता रहा, 54 से ज़्यादा लोग मारे गए, कई हजार लोग जो हैं वो विस्थापन के लिए मजबूर हो गए। और केंद्र का जो नेतृत्व है, केंद्र की सरकार है, वो सोती रही, कोई केंद्रीय मंत्री वहां तक नहीं पहुंचा। अब गृह मंत्री जा रहे हैं वहां, अब कह रहे हैं कि 3 दिन रुकेंगे। ये जिम्मेदारी पूरा सेंट्रल का है, स्टेट का है और पार्टीज का है। बीजेपी इतना बड़ा पार्टी, इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी रहते हुए ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो सब लोग मानते हैं उनका ही गलती है। दूसरा है, ये मेटे हो या कुकी हो या नगा हो, वो अपने आप में थोड़ा सक्षम है, उसको अपने आप को सर्वाइवल के लिए या के लिए। ये मेटे या नगा या कुकी का लड़ाई अभी का नहीं है, पहले का है। लेकिन अभी हाल ही लगभग सब लोग इंसर्जेंस खत्म करके एक पीसफुल लाइन में आ रहा था। इसी टाइम में ये होना हमारे लिए बहुत दुख का, अफसोस का बात है। जो इंसर्जेंस वहाँ पे खत्म हुआ था फिर शुरू होने वाला है आने वाले, और 20 साल के लिए वो बंदूक छोड़ेगा नहीं। ये मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, क्योंकि हम भी उसी लाइन में था पहले। तो इसलिए ये सारा गलती या सारा नाकामी ये पार्टी का आता है, बीजेपी का। मुझे लगता है उधर का गवर्नमेंट को भी रिजिग्नेशन दे के नया चुनाव करना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए और ऐसा लोगों को देना चाहिए जो सक्षम है ये वायलेंस को रोकने का। यहाँ हिंदुत्ववादी फोर्सों ने कहा कि वहाँ जो है हिंदुओं पे क्रिश्चियनों ने हमला किया है, इसमें क्या हद तक सत्यता है? देखिए, यहाँ बहुत सारा साक्ष्य भी जलाया गया है, तो हो सकता है उसके बदले हिंदू का स्थान भी ये जलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये मुझे हमारा आम आदमी लोग नहीं है, क्योंकि आप देखिए भारत का कोने कोने में जहाँ भी जाएगा, अगर कोई इंस्टिगेट नहीं करेगा तो आम आदमी में ऐसा नहीं है जो हम उसके साथ तोड़ेंगे, उसके गिरजा तोड़ेंगे, उसका मस्जिद तोड़ेंगे, इसका मंदिर तोड़ेंगे। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लोग है जो इंस्टिगेट किया है उसको तोड़ना है, बदले में वो भी तोड़ेगा। तो मुझे लगता है ये आम आदमी का लोग नहीं है, ऐसा कुछ लोग है जो इसको मणिपुर को जलाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, अपने आपस में जो भाईचारा है ये है उसको थोड़ा फिर गड़बड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी एकता की बात चल रही है सर, विपक्षी एकता की पार्टियों की बैठक भी हो रही है, चल रही है, उसमें आप जाएंगे, यूपीए का हिस्सा बनेंगे या अलग से कोई किसी और फ्रंट पर आने की तैयारी है? देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है, जो हम ना अपोजिशन में ना विरोधी में है, लेकिन हमारा मकसद यही है, अभी जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टी है, वो लगभग एंटी पीपुल है, ये फ्रेंडली नहीं है, उसका तो अगेंस्ट करना ही करना है, उसका अगेंस्ट में हमको जाना है। तो हमारा जो इंडियन नेशनल पार्टी फंड या जीएसपी, हमारा कोशिश रहेगा जो ग्रे एरिया है, चाहे आदिवासी में, चाहे एससी में, चाहे ओबीसी, चाहे माइनॉरिटीज में, जहाँ कोई ऐसा पार्टी वाला नहीं है जो हम उसको निकल सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम 100 सीट में हमको एमपी लाना है और 50 से ज़्यादा हमको एमपी लाना है, और मतलब शासन में और पॉलिसी मेकिंग में हमको जाना है। तो भी तो हमारा जो मकसद है,
जो लोगों को सेवा करने का, लोगों को मदद करने का, तो ये हमको मौका मिलेगा। आपका जो ये फ्रंट है इंडिया रीजनल पार्टी फ्रंट, इसमें क्या बदरुद्दीन अजमल की पार्टी शामिल है? देखिए, बदरुद्दीन अजमल को असम का लोग जैसा हमारा बिहार में ओवैसी का साथ हुआ था ऐसा समझते हैं, और उनको बहुत सारा ये लोग सोचते हैं ये एक्चुअली वो भी थोड़ा बीजेपी का जैसा थोड़ा सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। हाल ही में वो बहुत खराब एक स्टेटमेंट दिया था हिंदू ये के ऊपर। ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, सब लोगों को ये थोड़ा गुस्सा आया था। तो बच्चा पैदा करने वाला। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है जब तक यह अजमल जी रहेगा तब तक वह बीजेपी रहेगा। और मैंने बोला भी है, असम का धुबरी ही कम्युनल ये पॉलिटिक्स का एपिसेंटर है। तो अजमल का साथ हम तो नहीं है और जाने का कोई चांसेस भी नहीं है, क्योंकि अगर अजमल का साथ जाए, क्योंकि हम अब पता है, अगर हीरा भाई को बैकग्राउंड पता करेगा, हम लिबरल सेकुलर आदमी है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम ही विकल्प हैं यहाँ पे, क्यों बीजेपी का और कांग्रेस का विकल्प हम ही हैं, हमारे पास में इनके बाद में सबसे ज्यादा एमएलए हैं। कोई विकल्प नहीं है। लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने थोड़ा गलती कर दिया उसके साथ ये करके, अगर कांग्रेस उसके साथ तायब नहीं होता मुझे लगता है 2 या 3 ही एमएलए आता। इवन अजमल हार गया। अगर अजमल का इतना ही है तो असेंबली में क्यों हार गया? वो तो हारने का नहीं था, पहले वो इलेक्शन लड़के हार गया। तो इसलिए मुझे लगता है अजमल या वो खत्म होने वाला है, और उनका पार्टी में अजमल के सिवा कोई नहीं है। अजमल अभी बीमारी है, ऐसा है, तो थोड़ा बिजनेस के लिए वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई माइनॉरिटी या कोई असम के लोगों के भलाई के लिए वो नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में फैक्टर चलता है, दलित मुस्लिम फैक्टर और दलित मुस्लिम यादव फैक्टर। क्या ऐसा फैक्टर असम में संभव है कि मुस्लिम और ट्राइबल एक साथ एक फैक्टर मिलकर के किसी कोई पार्टी सत्ता में ला पाए? मुझे आप देखिए 2024 में जो इलेक्शन आएगा, मुझे तो ऐसा पॉलिसी आता है, ऐसा लगता है जो बीजेपी 14 का 14 नहीं, 14 में 0 होगा। जब 0 होगा तो नेक्स्ट असेंबली में बीजेपी को खरीदने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कैसे करेगा वो आप अभी मत पूछिए मुझे को, ठीक है? नहीं, क्या मुस्लिम और ट्राइबल फैक्टर बनेगा, मिल पाएगा? देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। और जो आप सत्ता के लिए कम से कम 40 या 50% सही है, वो बहुत जरूर आएगा। मैं आपको ये कम से कम बोल सकता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए श्री नबा कुमार सरायना जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। हर एक मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, और हर एक मुद्दे जो सामाजिक विषय पर ज़्यादा उनसे बातचीत की गई। राजनीतिक विषय तो बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने एक संकेत दिया है कि 24 में जो चुनाव आएगा उसमें बीजेपी राज्य में शून्य हो जाएगी। उनकी बात में कितना दम है ये वक्त बताएगा।